करते हैं आप सारे स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है हमारा सॉलिड स्टेट के अंदर वो रहेगा हेक्सागोनल यूनिट सेल। इससे पहले हमने जो यूनिट सेल्स पढ़ी हैं, सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल और एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल पढ़ी है हमने। उनमें नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल काउंट हमने किए थे। आज हम जो स्पेशल टाइप की यूनिट सेल है हेक्सागोनल यूनिट सेल, उसके बारे में स्टडी करेंगे। इसके बाद हम जो स्टडी करेंगे, आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा यूनिट सेल पैरामीटर्स, मतलब किसी भी यूनिट सेल के कितने पैरामीटर्स होते हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे आज 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, मतलब जो क्रिस्टल सिस्टम है इन सेल पैरामीटर्स के बेस पे वो 7 टाइप्स के बनते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। एंड उन 7 टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम में जो लैटिस बनती है, जिसको हम ब्रेविस लैटिस बोलते हैं, वो 14 बनती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं। तो चलिए, आज का जो टॉपिक शुरू हम करते हैं हेक्सागोनल यूनिट सेल से। तो सबसे फर्स्ट जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा हेक्सागोनल यूनिट सेल। हेक्सागोनल यूनिट सेल। अब सबसे पहली बात कि जैसे हमने पढ़ा भी सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल या एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, उनमें हमने पढ़ा कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन कौन सी पोजीशन पे होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हेक्सागोनल यूनिट सेल है वो उसके अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो कहां पे होते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो पहले इसका हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे इस तरीके से एक हम हेक्सागन बनाते हैं। इसके बाद इस तरीके से तो ये है हेक्सागोनल यूनिट सेल। अब इस हेक्सागोनल यूनिट सेल के अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट कहां पे होते हैं वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। कॉर्नर पे। अब ये कॉर्नर कौन से हैं इस हेक्सागोनल यूनिट सेल के, तो हम बात करें तो जैसे ये कॉर्नर है तो यहां पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होगा। इसी तरीके से जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होंगे नीचे भी 6 कॉर्नर बनेंगे, तो वहां पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। इसके बाद जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं बॉडी सेंटर। अब बॉडी सेंटर में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल 6 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऊपर, 6 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल नीचे, तो इनके बिल्कुल बीच में फिट होते हैं 3 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। मतलब 3 जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं पूरी यूनिट सेल के सेंटर में होते हैं। इसके अलावा जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं फेस सेंटर 2, मतलब 2 कोई भी फेस के सेंटर पे, जैसे एक जो फेस का सेंटर इसका है जिस पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होता है वो इस फेस के सेंटर पे, और एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होता है इस फेस के सेंटर पे। तो इसका मतलब अगर हम बात करें कि टोटल जो लैटिस पॉइंट है हेक्सागोनल यूनिट सेल के अंदर, तो वो कितने होंगे, तो जितनी जगह पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट हैं उन पॉइंट्स को बोलते हैं लैटिस पॉइंट। तो 6 और 6 12 और 3 15 और 2 17, मतलब 12 जो है वो कॉर्नर के हैं, 3 बॉडी सेंटर और 2 फेस सेंटर। तो इसका मतलब जो लैटिस पॉइंट होंगे इसके अंदर हेक्सागोनल यूनिट सेल के अंदर वो होंगे 17। इसके बाद ये तो बात हुई भी हेक्सागोनल जो यूनिट सेल उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसके बाद इसके अंदर जैसे हमने नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल काउंट की सभी में, तो हेक्सागोनल यूनिट सेल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं वो हम देखते हैं। तो जैसे अगर मान लिया कोई भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट है कॉर्नर पे, जैसे मान लिया अगर हम इस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को लें, इस तरीके से इसको बनाएं, तो ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट है वो इस तरीके से है। ठीक है। अब इस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को जो कि कॉर्नर पे प्रेजेंट है, उस कॉर्नर वाला जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है उसका जो हाफ पार्ट है वो तो पहले ही अलग हो गया,
इसका मतलब ये जो हाफ पार्ट है, ये इसमें देखते हैं कि इस हेक्सागोनल यूनिट सेल का कंट्रीब्यूशन कितना है। अब इस हाफ पार्ट के अंदर अब है तो जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं कैसे होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, है ना। उस स्फेरिकल का हाफ पार्ट तो बिल्कुल अलग हो गया। अब उस हाफ पार्ट में भी अगर हम ये बात करें कि ये जो एंगल होता है ये कितना होता है, हेक्सागोनल यूनिट सेल है तो ये जो एंगल होगा वो कितना होगा, वो होगा 120 डिग्री का। तो इसका मतलब, और टोटल जो सर्कल का किसी का एंगल होता है वो कितना होता है 360। तो इसका मतलब ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये उस मतलब 360 पार्ट का 1/3 पार्ट है। मतलब ये जो पार्ट है ये उस, अगर हम ये हाफ पार्ट है स्फेरिकल शेप में, हाफ पार्ट हमने डिवाइड कर दिया, हाफ तो पहले ही अलग हो गया, इसका मतलब उस हाफ का भी क्या हो गया 1/3 पार्ट। तो इसका मतलब टोटल जो एटम है, हाफ का अगर 1/3 है तो जो टोटल एटम है उसका 1/6 जो पार्ट है वो इस यूनिट सेल के अंदर होगा। ये बात आपको समझ में आई होगी। एक बार दोबारा देख लेते हैं कि अगर मान लिया कोई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट है हेक्सागोनल यूनिट सेल में कॉर्नर पे, तो उस हेक्सागोनल यूनिट सेल के अंदर उस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का कितना भाग, कितना पार्ट आएगा। तो इसका मतलब अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जितने भी हैं वो स्फीयर की फॉर्म में होते हैं, तो यहां अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट है तो ये स्फीयर की फॉर्म में है और यहां उस एटम का सेंटर होगा। इस तरीके से जो हाफ पार्ट ऊपर बच गया वो तो अलग हो ही गया। इसका मतलब उस नीचे वाला जो हाफ पार्ट बचा हुआ है उस स्फीयर का, तो उसमें भी ये जो पार्ट है, यहां जो एंगल बनता है इस हेक्सागोनल यूनिट सेल के अंदर वो बनता है 120 डिग्री का। अब अगर मान लिया कोई भी जैसे तरबूज है, हम तरबूज को काट लें और उसको 120 एंगल पे, टोटल जो एंगल होता है उसका 360 होता है, और 120 एंगल पे अगर हम काटेंगे उसको, तो उस पूरे हाफ तरबूज का वो क्या रहेगा 1/3 पार्ट रहेगा। तो इसका मतलब हाफ पहले ही अलग हो गया, हाफ का भी 1/3 पार्ट। तो हाफ में से 1/3 जो पार्ट है वो उस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का हेक्सागोनल यूनिट सेल के हिस्से में आया। तो इसका मतलब जो टोटल एटम का, टोटल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का कितना पार्ट उस यूनिट सेल के हिस्से में आएगा 1/6 पार्ट। तो इसका मतलब अगर कोई एटम प्रेजेंट होता है कॉर्नर पे तो उसका 1/6 पार्ट ही उस यूनिट सेल के हिस्से में आता है। इस तरीके से अगर हम टोटल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल देखें कॉर्नर पे कितने होते हैं, तो 6 ये हैं और 6 ये। तो इसका मतलब कॉर्नर पे जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, टोटल जो कॉर्नर होते हैं हेक्सागोनल यूनिट सेल के अंदर वो होते हैं 12। तो इसका मतलब टोटल जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे कॉर्नर वालों को मिला के वो हो जाएंगे 2। इसके बाद बॉडी सेंटर, अब कोई भी एटम बॉडी के सेंटर पे है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बॉडी के सेंटर पे है, तो कोई दूसरी यूनिट सेल उसको शेयर नहीं करती। तो इसका मतलब 3 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं और कंप्लीट जो एटम है वो उस यूनिट सेल के हिस्से में आता है। इसका मतलब बॉडी सेंटर पे जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कितने होंगे 3 होंगे। इसके बाद फेस सेंटर, अगर कोई भी एटम फेस के सेंटर पे, तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि उस एटम का हाफ पार्ट ही उस यूनिट सेल के अंदर आता है। तो इसका मतलब अगर कोई फेस के सेंटर पे है तो उसका 1/2 पार्ट, और टोटल कितने फेस पे एटम है 2 ही फेस पे एटम है। तो इसका मतलब फेस वालों को मिला के बन गया 1। तो अगर हम बात करें कि टोटल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कितने होते हैं हेक्सागोनल यूनिट सेल के अंदर, तो इनको हम ऐड कर देंगे और ये हो जाएंगे 6। तो इसका मतलब जो टोटल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे वो कितने होंगे 6 होंगे इन हेक्सागोनल यूनिट सेल। तो ये थी हेक्सागोनल यूनिट सेल। मतलब हेक्सागोनल यूनिट सेल के अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं कॉर्नर पे होते हैं, बॉडी के सेंटर पे होते हैं और फेस के सेंटर पे होते हैं। कॉर्नर जो टोटल होते हैं वो होते हैं 12। जो फेस है 2 ही फेस के सेंटर पे आमने सामने के ऊपर और नीचे एटम प्रेजेंट होते हैं। इसी तरीके 3 जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं बॉडी के सेंटर पे। ये हेक्सागोनल यूनिट सेल और ये है इसमें नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन टोटल नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन यूनिट सेल, इन हेक्सागोनल यूनिट सेल। तो ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद जो अपना टॉपिक रहेगा, अब इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कई बार भी इसमें से भी। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अपना जो टॉपिक है यूनिट सेल पैरामीटर्स एंड टाइप्स ऑफ यूनिट सेल ऑन द बेसिस ऑफ सेल पैरामीटर्स। इसके बाद जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ यूनिट सेल ऑन द बेसिस ऑफ सेल पैरामीटर्स। मतलब सेल पैरामीटर्स के बेस पे
जो यूनिट सेल हैं वो कितनी टाइप की होती हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि पैरामीटर्स क्या होते हैं। तो इससे पहले टाइप्स पढ़ने से पहले हम यूनिट सेल्स के पैरामीटर्स क्या होते हैं वो हम देखते हैं। कि हम कोई क्यूबिक यूनिट सेल बनाते हैं और इस क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर तीन चीजें होती हैं, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। अब हम कोई भी जो पार्ट है, जैसे मान लिया भी ये जो लेंथ है, मतलब ये जो एज लेंथ है, इसको हम मान लिया डिनोट करें ए। इसके बाद ये जो एज लेंथ है इसको हम डिनोट करें बी, और इसी तरीके से ये जो एज लेंथ है इसको हम डिनोट करें सी। तो ये तीन तो क्या होती हैं जिसको हम बोलते हैं एक्सियल लेंथ। इसके बाद ए के सामने जो एंगल होता है उस एंगल को हम बोलते हैं अल्फा। इसके बाद बी के सामने जो एंगल है इसको हम बोलते हैं बीटा, और सी के सामने जो एंगल होता है उस एंगल को हम बोलते हैं गामा। इसका मतलब कि किसी भी यूनिट सेल को मेजर करने के लिए जिन पैरामीटर्स का हम यूज करते हैं वो पैरामीटर्स कौन से होते हैं। तो तीन तो इसमें क्या होती हैं, एक्सियल लेंथ, जिसको हम क्या बोलते हैं एक्सियल लेंथ, ए बी एंड सी। इसी तरीके से 3 एंगल्स बिटवीन देम, और तीन ही क्या होते हैं एक्सियल एंगल्स। और कौन से, अल्फा, बीटा एंड गामा। तो इस तरीके से किसी भी यूनिट सेल को मेजर करने के लिए हम भी किस टाइप की वो यूनिट सेल होगी, किस टाइप का क्रिस्टल सिस्टम बनेगा, वो किसके बेस पे होगा, वो इन 6 पैरामीटर्स के बेस पे होगा। तो इसका मतलब जो टोटल पैरामीटर्स हैं वो कितने होते हैं, 6 पैरामीटर्स। मतलब किसी भी यूनिट सेल को मेजर करने के लिए वो किस टाइप की होगी, तो 6 पैरामीटर्स होते हैं कि वो किस टाइप की यूनिट सेल होगी। तो किसी भी यूनिट सेल को मेजर करने के लिए जो पैरामीटर्स हैं वो आपको समझ में आए होंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये मान लिया, तो इस तरीके से ये मान लिया एज लेंथ है ए, ये एज लेंथ मान लिया बी, इसी तरीके से मान लिया ये एज लेंथ है सी। ए के सामने जो एंगल है वो अल्फा होगा, बी के सामने जो एंगल होगा वो बीटा होगा, और सी के सामने जो एंगल होगा वो गामा होगा। इस तरीके से 6 पैरामीटर्स होंगे किसी भी यूनिट सेल को मेजर करने के लिए। इसके बाद इन यूनिट सेल पैरामीटर्स के बेस पे जो क्रिस्टल सिस्टम है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, उनमें से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही रहता है हर बार। तो वो 7 टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम्स कौन से होते हैं, और वो 7 टाइप्स के यूनिट सेल्स के ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट सेल पैरामीटर्स वो हम डिस्कस करते हैं, कौन सी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके आपको एक ट्रिक भी बताएंगे कि हम उनको किस तरीके से याद कर सकते हैं, आसान तरीका, उसका हम डिस्कस करेंगे। 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। इसके बाद एक बार थोड़ा सा स्पेस आगे कम है इसलिए हम यहां लिख देते हैं इसको, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। इसके बाद एक्सियल लेंथ, मतलब ए बी एंड सी। इसके बाद हम लिखेंगे उनके एक्सियल जो एंगल्स हैं वो उनके बीच में कितने होते हैं। इसके बाद उसमें कितनी यूनिट सेल्स बनती हैं, टाइप ऑफ यूनिट सेल, मतलब उसमें यूनिट सेल टोटल कितनी होती हैं, वो हम सारे डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले हम बात करें भी जो 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम हैं वो कौन कौन से होते हैं। ये होते हैं क्यूबिक, टेट्रागोनल। आप इसको बिल्कुल ध्यान से एक एक करके जिस सीरियल वाइज में हम लिख रहे हैं उसी सीरियल वाइज में हम लिखते रहेंगे। ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक के बाद मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक के बाद जो हम 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम में हम पढ़ेंगे वो है आपका हेक्सागोनल, जो भी आपने पढ़ा हेक्सागोनल। इससे पहले जो हमने टॉपिक किया हेक्सागोनल यूनिट सेल। इसके बाद रोम्बोहेड्रल, और लास्ट जो है वो होगा ट्राइक्लिनिक।
तो इस तरीके से हम इनको याद भी रख सकते हैं। भी इसका फर्स्ट अगर हम लेटर ले CTOM और HRT, तो इसके बेस पे हम इसको याद रख सकते हैं। अब बात हम करते हैं भी इन सभी टाइप्स की जो यूनिट सेल्स हैं क्रिस्टल सिस्टम में, सॉरी, उनमें एक्सियल लेंथ और एक्सियल जो एंगल्स हैं वो कितने कितने होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो क्यूबिक यूनिट सेल है वो सबसे सिंपल मतलब यूनिट सेल होती है, जिसमें हमने पहले डिस्कस भी किया है। ए मतलब लेंथ ब्रेथ एंड हाइट तीनों ही इक्वल होती है। ए बी इज इक्वल टू सी, मतलब तीनों एक्सियल जो लेंथ है वो सबसे इक्वल होती हैं। अब जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा उस तरीके से आपको याद करना आसान रहेगा, तो आप उसी तरीके से याद करें ताकि आप एक दो बार इसको देखेंगे तो आपको अच्छे तरीके से मतलब याद हो जाएगी। इसके बाद जो ट्राई क्लिनिक है वो ऐसी यूनिट सेल होती है, ऐसा क्रिस्टल सिस्टम होता है जिसमें कोई भी एक्सियल लेंथ इक्वल नहीं होती। ए नॉट इक्वल टू बी एंड नॉट इक्वल टू सी, मतलब ए बी और सी तीनों ही इक्वल नहीं होती। मतलब क्यूबिक में तीनों इक्वल होती हैं, ट्राई क्लिनिक में तीनों इक्वल नहीं होती। इसके बाद जो टेट्रागोनल है उसमें ए और बी ये दोनों तो इक्वल होती हैं, लेकिन सी उनके इक्वल नहीं होती। मतलब पहले क्या हुआ, तीनों इक्वल होती है, उसके बाद सी इक्वल नहीं होती है, ए एंड बी इक्वल होती है। इसके बाद ऑर्थोरोम्बिक में ये तीनों ही इक्वल नहीं होती। ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। तो यहां से आप याद आसानी से कर सकते हैं कि पहले में जो क्यूबिक है उसमें तीनों ही एक्सियल लेंथ इक्वल होती है, इसमें सी इक्वल नहीं होती, इसमें तीनों ही इक्वल नहीं होती। अब नेक्स्ट में क्या होगा, इसको याद रखने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे ऑर्थोरोम्बिक में होता है वैसे ही मोनोक्लिनिक में होता है। तो इसको आप एज इट इज यहां लिख देंगे, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। इसके बाद नेक्स्ट जो है टेट्रागोनल जो यूनिट सेल उसमें जो एक्सियल लेंथ थी वही किस में होती है, हेक्सागोनल में होती हैं। तो इसको हम यहां ले आएंगे, इसको हम बोलते हैं ए इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। मतलब ये हेक्सागोनल में होता है, मतलब ए और बी इक्वल होती है, लेकिन जो हाइट होती है वो इक्वल नहीं होती, मतलब लेंथ एंड जो ब्रेथ है वो इक्वल होती है। इसके बाद जो रोम्बोहेड्रल है इसको हम यहां ले आएंगे और रोम्बोहेड्रल में ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, मतलब तीनों ही जो एक्सियल लेंथ है वो इक्वल होती हैं। तो इस तरीके से हम जो एक्सियल लेंथ है उनको आसानी से लर्न कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि एक्सियल एंगल्स की, जिसको हम बोलते हैं अल्फा बीटा एंड गामा। जो एक्सियल लेंथ है वो कौन सी है, ए बी एंड सी। इसके बाद इनको भी जो याद करने का जो तरीका है वो बिल्कुल ही आसान है। आप इसी तरीके से इसी सीरियल वाइज में आप लिखेंगे तो अच्छे तरीके से आपको याद रहेगा। तो एक बार हम इसको देखते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है एक्सियल एंगल्स। अब जो एक्सियल एंगल्स हैं इन क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा तीनों ही होते हैं 90 डिग्री के। मतलब तीनों जो बॉन्ड एंगल्स हैं या हम बात करें एक्सियल जो एंगल्स हैं वो सारे क्या होते हैं, इक्वल। अल्फा बीटा एंड गामा तीनों इक्वल होते हैं 90 डिग्री के। अब सबसे लास्ट की हम बात करें ट्राइक्लिनिक, तो हमने बताया इसमें कोई भी चीज इक्वल नहीं होती। अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा एंड नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब तीनों ही जो एंगल्स हैं वो अनइक्वल होते हैं और वो 90 डिग्री के इक्वल भी नहीं होते। तो इस तरीके से ये जो बॉन्ड एंगल्स होंगे वो किसमें होंगे, ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल के अंदर। इसके बाद बाकियों में जो बॉन्ड एंगल्स हैं उनको याद करने का जो तरीका है वो भी बिल्कुल आसान है। अब जो बॉन्ड एंगल्स हैं क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर, इसके बाद जो टेट्रागोनल और ऑर्थोरोम्बिक है उनमें सेम होता है। मतलब अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा ये 90 डिग्री के होते हैं। इसमें भी अल्फा बीटा एंड गामा तीनों होते हैं 90 डिग्री के। तो यहां तक तो आपको याद करना बिल्कुल ही आसान है कि तीनों में जो बॉन्ड एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, तीनों ही बॉन्ड एंगल अल्फा बीटा एंड गामा। इसके बाद नेक्स्ट है कि इसमें से जो बीटा है वो अलग हो जाता है। अल्फा इज इक्वल टू गामा ये दोनों तो होते हैं 90 डिग्री के, ठीक है ना। इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि जैसे ही बच्चों की शादी होती है तो सबसे पहले जो अलग होता है वो कौन होता है, बेटा अलग होता है। तो इसका मतलब अल्फा और गामा ये तो पहले भी मतलब 90 डिग्री के थे, अब भी 90 डिग्री के हैं, लेकिन जो बीटा है वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं होता। मतलब ये 90 डिग्री के इक्वल नहीं होता। और ये हम याद रख सकते हैं इसमें बॉन्ड एंगल्स किसमें, मोनोक्लिनिक यूनिट सेल के अंदर। इसके बाद जो नेक्स्ट है भी जैसे ही बेटा अलग होता है तो जो माँ है उसका जो बीपी है वो हाई चला जाता है। वो कितना चला जाता है, वो चला जाता है 120 डिग्री। तो अल्फा और जो बीटा है
वो तो होते हैं 90 डिग्री के, लेकिन जो गामा है वो बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री का। जैसे उनको पता लगता है माता जी को, क्योंकि उनका स्वभाव थोड़ा सा ऐसा ही होता है, मतलब कि जैसे ही बेटा पता चला कि अलग हो गया तो उसके जो माता जी हैं, माँ हैं, उनका जो पारा है वो हाई हो जाता है, मतलब जिसको हम बीपी ऐसे ही आपको समझने के लिए, आप याद रखने के लिए बोल सकते हैं, वो हो जाता है 120। इसके बाद जो नेक्स्ट है भी, ऐसे तो बोले काम नहीं चलेगा तो सारे इकट्ठे जाते हैं, लेकिन सबसे जो मेन बात है वो क्या होती है कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, ये होते हैं 90 डिग्री के इक्वल नहीं होते। मतलब अल्फा बीटा और जो गामा है वो तीनों ही 90 डिग्री इक्वल तो होते हैं, लेकिन अल्फा एंड बीटा इक्वल एंड गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस तरीके से इसको हम आसानी से याद कर सकते हैं। एक बार दोबारा बता देते हैं आपको कि क्यूबिक जो यूनिट सेल है उसमें तीनों एंगल 90 के होते हैं, जो ट्राइक्लिनिक है उसमें तीनों एंगल 90 डिग्री के नहीं होते। इसके बाद जो तीनों यूनिट सेल्स हैं, ये फर्स्ट जो 3 हैं, तो इसमें जो बॉन्ड एंगल्स हैं वो सेम होते हैं। इसके बाद सबसे पहले जो बीटा है वो अलग होता है, मतलब अल्फा बीटा 90 डिग्री पहले भी था और बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। इसके बाद पहले बीटा अलग हुआ, उसके बाद गामा अलग होता है, लेकिन अब की बार जो गामा है, अल्फा जो बीटा वो 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन जो गामा है उसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 120 डिग्री। इसके बाद नेक्स्ट जो है अल्फा बीटा इक्वल होते हैं इक्वल टू गामा एंड नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री के एंगल के इक्वल तीनों ही मतलब है ये नहीं होते। इसके बाद ट्राइक्लिनिक हम पढ़ ही चुके हैं। तो ये है 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ एक्सियल लेंथ एंड एक्सियल एंगल्स, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ 6 पैरामीटर। तो किसी भी यूनिट सेल्स को मेजर करने के लिए ये 6 पैरामीटर्स हैं, इसके बेस पे ही इस टाइप्स ऑफ है क्रिस्टल सिस्टम है। अब हम बात करते हैं कि इन 7 टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम में किस किस टाइप की यूनिट सेल बनती हैं। सबसे पहले हम बात करें कि जो क्यूबिक यूनिट सेल है, इस क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर 3 टाइप्स की यूनिट सेल बन सकती हैं। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल एंड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। मतलब जो क्यूबिक यूनिट सेल्स हैं, क्रिस्टल सिस्टम है सॉरी, उसमें 3 टाइप्स की यूनिट सेल्स बन सकती हैं, जिसको पहले पढ़ चुके हैं, सिंपल, एफसीसी एंड बीसीसी। इसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट सेल्स है जिसको हम बोलते हैं टेट्रागोनल, उसमें 2 टाइप की ही यूनिट सेल्स बन सकती हैं, सिंपल एंड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसके बाद जो ऑर्थोरोम्बिक है उसमें 4 टाइप्स की यूनिट सेल्स बन सकती हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल भी बन सकती है, एफसीसी भी बन सकती है, बीसीसी भी, और ईसीसी जिसको हम बोलते हैं एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसके बाद जो नेक्स्ट है मोनोक्लिनिक, उसमें 2 ही टाइप की यूनिट सेल्स बन सकती हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ईसीसी। मतलब 2 टाइप्स की यूनिट सेल्स बन सकती हैं। इसके बाद जो हेक्सागोनल यूनिट सेल है, जिसको हमने थोड़ी देर पहले ही अभी डिस्कस किया था, तो उसमें जो यूनिट सेल्स होती है वो किस टाइप की होगी। आप जरा सोचिए कि उसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट थे, कॉर्नर पे भी थे, बॉडी के सेंटर पे भी थे, फेस के सेंटर पे भी थे। तो ऐसी जो यूनिट सेल जिसमें सभी जगह एटम्स प्रेजेंट थे, तो ऐसी यूनिट सेल्स को हम बोलते हैं मिक्स्ड। तो वो किस टाइप की यूनिट सेल थी, एक है मिक्स्ड यूनिट सेल थी। इसके बाद जो रोम्बोहेड्रल एंड ट्राइक्लिनिक जो यूनिट सेल्स हैं, उसमें सिर्फ सिंपल ही यूनिट सेल बनती हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ही बनती हैं। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं कि जो ऑर्थोरोम्बिक है उसमें 4 टाइप्स की यूनिट सेल्स बनती हैं, हेक्सागोनल है वो आपको याद रहेगा कि मिक्स्ड बनती हैं, लास्ट की जो दोनों हैं उसमें सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल्स बनती हैं। अब जो फर्स्ट है क्यूबिक, उसमें 3 ही टाइप की बनती है, सिंपल, एफसीसी एंड बीसीसी। इसके बाद जो टेट्रागोनल यूनिट सेल है उसमें बनती है सिंपल एंड बीसीसी, और जो मोनोक्लिनिक है उसमें बनती है सिंपल और ईसीसी। तो हम बात करें भी टोटल यूनिट सेल्स कितनी होंगी, भाई जो सिंपल है क्यूबिक है उसमें जो टोटल यूनिट सेल्स बनती हैं वो 3 बनती हैं। इसके बाद जो टेट्रागोनल यूनिट सेल है उसमें जो यूनिट सेल्स हैं वो 2 बनती हैं। इसके बाद जो ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल है क्रिस्टल सिस्टम है उसमें 4 टाइप की यूनिट सेल्स पॉसिबल हैं। इसके बाद जो मोनोक्लिनिक यूनिट सेल है उसमें 2 टाइप की जो यूनिट सेल्स पॉसिबल है, हेक्सागोनल में 1 है, सिंपल में भी 1 है, सॉरी मतलब
रोम्बोहेड्रल में भी एक यूनिट सेल बनती है और ट्राइक्लिनिक है उसमें भी एक जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बनती है। अगर हम टोटल यूनिट सेल्स को काउंट करें तो कितनी बन जाएंगी? तो इन सभी को अगर हम काउंट करते हैं, ऐड करते हैं, तो ये बन जाएंगी 14, जिसको हम बोलते हैं 14 टाइप्स ऑफ ब्रेविस लैटिस। मतलब अगर हम बात करें भी टोटल जो ब्रेविस लैटिस है, मतलब टोटल 7 टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम में कितनी टाइप की यूनिट सेल बनती हैं, वो बनती है 14 टाइप की, जिसको हम बोलते हैं ब्रेविस लैटिस। और अगर हम बात करें भी क्रिस्टल सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, वो होते हैं 7 टाइप्स के। जो क्रिस्टल सिस्टम है वो कितने टाइप के होते हैं? 7 टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। और क्रिस्टल सिस्टम को सीरियल वाइज आप याद रखेंगे तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूं कि आप याद रखने के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं। ऐसे आप यूज ना करें, जैसे सी तो हम लिख सकते हैं सी टी ऊंची मारता है रोहित त्रिवेदी। मतलब इसी सीरियल वाइज में आप इन 7 टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम्स को याद रखने के लिए आप इस ट्रिक का, एक छोटी सी ट्रिक का आप यूज कर सकते हैं कि सीटी ऊंची मारता है रोहित त्रिवेदी। आप वैसे ट्राई ना करें, ज्यादा मतलब आपके जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है ये, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, हम इस तरीके से इनको अच्छे तरीके से याद रख सकते हैं। और इसमें से जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक आता ही आता है हर बार। तो आज का जो टॉपिक है, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और इसका आप अच्छे तरीके से कम इन जो 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम के जो 6 पैरामीटर्स हैं याद रखने के लिए कम से कम इसको आप 2 बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू।